हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द डिफेंस क्लासेस। तो आज हम आपसे मिलाते हैं मिस्टर हिमांशु मिश्रा से, जिनका कि एयरफोर्स 2019-20 बैच में सिलेक्शन हुआ। अब ये आपको बताएंगे कि इनकी कब से कैसी ज्वाइनिंग है और इनका क्या क्या प्रोसीजर इन्होंने फॉलो किया, कैसे इनका सिलेक्शन हुआ। तो हिमांशु, पहले आप बताइए कि आपकी ज्वाइनिंग कब है। तो मेरी ज्वाइनिंग जो है 6 फरवरी को एएससी पे कानपुर चकेरी में है। तो कानपुर चकेरी एएससी पहुंचने के बाद 5:30 बजे मैं जो है 7 तारीख को, अगर मेरा प्री मेडिकल क्लियर हो जा रहा है तो 7 तारीख को मैं जो है कर्नाटका बेलगावी के लिए रवाना हो जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ मैंने क्या स्टडी फॉलो की थी, तो कैसे कैसे मेरा जो है पूरा प्रोसीजर हुआ, वो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले जो है मैंने इंटर करी। इंटर करने के बाद दोस्तों ने मुझे बताया कि सीएफएस एक कोचिंग सेंटर है, अच्छा कोचिंग सेंटर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आया। यहाँ आने के बाद जो है मैंने इसे ज्वाइन करा। ज्वाइन करने के बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पढ़ा मैंने। पढ़ने के बाद पहले तो मैं क्या था, ज्यादा अच्छा स्टूडेंट नहीं था, पर धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने देखा टेस्ट वगैरह हुए तो टेस्ट में मेरे मार्क्स कुछ कुछ अच्छे आने लगे। तो फिर मैंने फिर पढ़ाई स्टार्ट अच्छे से कर दी। फिर अच्छी करने के बाद फिर मैंने देखा कि मेरा भी जो है क्लास में कुछ पोजीशन है। फिर उसी पे मैंने कायम रहते हुए और मेहनत करनी स्टार्ट कर दी। और फिर सर का जो है, जितने भी यहाँ सर थे, सबका बहुत ही अच्छा साथ रहा। सबने मिलकर मेरे साथ मेहनत करी और मेहनत करने के बाद मैंने जो है पहला टेस्ट जो है 22 सितंबर को आगरा में दिया। फिर वहां टेस्ट देने के बाद इसका जो है रिजल्ट लगभग 15-20 दिन बाद अक्टूबर में आ गया था। फिर वहां रिजल्ट आने के बाद मैंने देखा कि मेरा जो एक्स ग्रुप में हो गया है। फिर होने के बाद फिर 30 नवंबर को जो है मेरा फेज 2 हुआ। फेज 2 में सबसे पहले क्या होता है, आपको जो है फिजिकली देखा जाता है। फिजिकली सबसे पहले आपकी रनिंग होती है। फिर रनिंग होने के बाद वहां आपको सब सेटअप्स वगैरह होते हैं। फिर वो होने के बाद मेरे यहाँ सबसे पहले हुआ था इंग्लिश का टेस्ट इसी बार कर दिया गया था, इस वाले इंटेक से ही। और इंग्लिश टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले आपको 15 मिनट 20 क्वेश्चन करने होते हैं। फिर उसके बाद जो है साइको का टेस्ट होता है। तो साइको टेस्ट में आपको 30 मिनट में 45 क्वेश्चन करने होते हैं। पर वहां पर आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो जो टेस्ट होता है उसके लिए आपको OMR मार्कशीट मिलती है। तो OMR पे क्या करना होता है, उसमें जो है OMR कंप्यूटर जांचेगा नहीं अगर आपने सारे अटेम्प्ट नहीं करे हैं। भले ही आप उसमें गलत कर सकते हो, गलत टिक लगा सकते हो, लेकिन आपको करने सारे हैं, क्योंकि एक भी आपने छोड़ दिया तो कंप्यूटर वहां पे जांचेगा नहीं। तो ये होने के बाद कुछ ही देर में वहां पर रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे उसमें आउट हुए हैं SRT और उसमें, तो उनको जो है बाहर कर दिया जाता है, मतलब बोल दिया जाता है कि आप जो है इससे बाहर हो गए हैं। और जो बच्चे सिलेक्टेड हो गए हैं उन लोगों को कुछ देर कहा जाता है, आप इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, आपका थोड़ी देर में GD स्टार्ट होने वाला है। जो बच्चे जो है कपड़े वगैरह बदलना चाहे वो बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आपका ड्रेसअप चेंज करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो उसी में जो है आप जा सकते हो। तो जिन बच्चों को ड्रेसअप करना होता है वो ड्रेसअप कर लेते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि आपको जो है GD पे पहुंचना है। तो कुछ देर बाद वहां पहुंचते हैं गेट के पास। तो वहां पर सबसे पहले आपका फोटो लिया जाएगा, चेस्ट नंबर यहाँ पर आपको रखकर फोटो लिया जाएगा। फिर चेस्ट नंबर रखने फोटो होने के बाद फिर जो है 1 by 1 आपको जो है वहां पहुंचना है। GD में जैसे ही एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद वो आपको बताते हैं, वहां 15 कुर्सियां पड़ी होती हैं टोटल। वैसे 15 का ही होता है ग्रुप, 15 का मान लेते हैं, पहले से ही अलॉटमेंट कर देते हैं। तो वहां पर सबको 1 by 1 आपको जो वहां पे बैठ जाना है। ओके, और फिर आपको वो इंस्ट्रक्शन देंगे, बताएंगे कि आपको जो है हम एक पैसेज देंगे, आपको जो है 5 मिनट देंगे आपको हम, उसमें आपको 2 मिनट में पढ़ना है। और 3 मिनट में आप जैसे भी उसे मैनेज करना चाहो, वैसे 2 मिनट में पढ़ लेते हैं और 3 मिनट में जो है वहां पे पॉइंट बना लेते हैं। अगर आपका पैसेज पहले से ही जो उसमें दे रखा है टॉपिक फंस गया है तो बहुत अच्छी बात है, तो आराम से पूछ सकते हो। अगर नहीं भी फंसा है तो आप उसमें से 2-4 पॉइंट आराम से बना सकते हो। फिर उसके बाद वो आपको कह देंगे कि आपको 30 सेकंड में अपना इंट्रोडक्शन देना है और 30 सेकंड में आपको टॉपिक के बारे में बताना है। तो 1 by 1 अपना इंट्रोडक्शन देते हैं सब लोग। फिर इंट्रोडक्शन होने के बाद और जैसे ही आपने इंट्रोडक्शन 30 सेकंड में दिया तो अगले 30 सेकंड में आपको जो है टॉपिक के बारे में बताना है कि किस टॉपिक के बारे में बात चल रही है। तो उसमें जो है टॉपिक के बारे में मेंशन नहीं करा होता कि क्या टॉपिक दे रखा है। फिर उसके बाद जैसे ही सब लोग तो जल्दी सब लोगों ने बोला तो उन्होंने मना कर दिया कि आपको जो है यहाँ पर डिबेट नहीं करनी है, यहाँ डिस्कशन चल रहा है, तो सब बहस नहीं करनी है, तो सबको बोलने का मौका दीजिए। फिर सब लोगों ने जो है 1 by 1 उन्होंने खुद ही पूछा कि हाँ आप अपना विचार रखिए। फिर सबने अपने जो है इंग्लिश में विचार रखिए। आपको इंग्लिश में बोलना है, पहली बार इंस्ट्रक्शन दे देंगे आपको कि आपको इंग्लिश में बोलना है, हिंदी बोलना नहीं है। फिर उसके बाद सब अपना विचार रख देंगे। फिर वो बार बार पूछते हैं आपसे, तो जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार वो वहां पर वो नोट कर लेंगे कि इस बच्चे ने कितनी बार बोला है। उनका खुद का क्राइटेरिया रहता है कि पहली बार नोट कर रहे हैं तो हम उसे कितना पॉइंट दे रहे हैं और कितने पॉइंट में पास है, कितनी बार वो बोला है। तो कोशिश करिए, अगर आपका टॉपिक फंस रहा है तो कोशिश करिए इनिशिएट करने की। इनिशिएट का मतलब है आप पहले बोलने की। अगर टॉपिक फंस रहा है तो, अगर टॉपिक नहीं फंस रहा है तो आप जो है तीसरे चौथे नंबर पर भी बोल सकते हैं।
और कोशिश करिए कि एक बार में पूरा ना बोल दें, क्योंकि आप एक बार पूरा बोलोगे वो एक बार नहीं पूछते, वो आपको 4-5 बार पूछते हैं। अगर वो आपको एक बार पूछ रहे हैं तो आपको 2 पॉइंट बोल देने हैं, फिर आपको जो है उसमें चुप रहना है। फिर उसके बाद तो फिर पूछेंगे आपसे कि हाँ फिर रखिए, तो आपको फिर 3-4 पॉइंट बोल देना है, फिर चुप रहना है, और फिर आपके पॉइंट खत्म जाए तो आप चुप हो जाइए। 2-3 बार बोल दोगे फिर भी आप आराम से कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है जीडी, जिन बच्चों ने फिर लगभग 15-20 मिनट आधा घंटा तक चलती है जीडी, फिर वो होने के बाद आपको जो है कह दिया जाता है कि आपकी जीडी जो है पूरी हो चुकी है, आप अब जा सकते हो, कुछ देर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर वहां बैठ जाते हैं, बैठने के बाद लगभग आधा घंटे 1 घंटे उनका कुछ चलता है प्रोसीजर, वहां वो चेक करते हैं कि इसके एसआरटी जीडी में या इंग्लिश में क्या क्या इसका कैसा इसने बोला, वहां पर वो पूरा चेक करते हैं। पूरा चेक करने के बाद फिर जो है लगभग 1 घंटे बाद हम वहां बैठे रहते हैं। तो बैठने के बाद 1 घंटे के बाद जो वहां का सीईओ होता है वो वहां पर रिजल्ट अनाउंसमेंट करता है। फिर जैसे ही सबका अपना अपना होता है तो सब जो है पहले ही सहमे हुए थे, क्योंकि लास्ट जीडी का प्रोसीजर रहता है सबसे लास्ट में, तो सब लोग मतलब थोड़े डरे हुए थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जैसे ही उसका रिजल्ट सबका अपना अपना और चेस्ट नंबर बोलता है कि चेस्ट नंबर 119, मेरा 120 था चेस्ट नंबर मेरा, तो बोलते चेस्ट नंबर 119 है, 123 है, वो बाहर आ जाए। तो जो लोग वहां पे बाहर बुलाते हैं तो वही बच्चे आउट भी होते हैं, और जो लोग बैठे रहते हैं वही बच्चे सिलेक्टेड होते हैं। तो पहले हमने सोचा जो बुला रहे हैं वो वाले बच्चे, तो वही जो है सिलेक्टेड है, क्योंकि वहां फिर बाद में देखा कि उन्होंने ये कहा कि ये बच्चे जो है यही बच्चे आउट हो गए हैं, और सारे बच्चे जो है सब कॉलेज से बोला हम लोगों ने। फिर हम भी वहां पर सिलेक्ट थे। फिर उसके बाद वो है जैसे ही जीडी पूरा मतलब पूरा फेस 2 क्लियर हो जाता है, वो पूरा क्लियर होने के बाद फिर आपको जो है मेडिकल के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको किस टाइम पर कब मेडिकल देना है। तो आपको फॉर्म भरवाया जाता है कि आपका मेडिकल इस टाइम इस जगह है, और मेडिकल आपका जो है अगर वैसे मेरा जहाँ फेस 2 होता है वहीं आपका मेडिकल भी होता है, फेस 3 बोलते हैं इसको। तो वैसे ज्यादा अगर बिजी रहता है ये वाला कानपुर वाला, तो वहां जो है बरेली भी रेफर कर सकते हैं। इस बार जो है बरेली है, तो मेरा जो कानपुर में ही हुआ था। तो मेडिकल में क्या हो, सबसे पहले आपको जो है हाइट वेट चेस्ट हो जाएगा। हाइट वेट चेस्ट होने के बाद फिर आपका जो है ब्लड टेस्ट होता है। तो ब्लड टेस्ट में उनका खुद का रहता है क्या क्या उन्हें जांच करना है। ब्लड टेस्ट के बाद यूरिन टेस्ट होता है आपका, तो यूरिन टेस्ट हो गया। तो यूरिन टेस्ट के बाद आपको जो है डेंटल के लिए बुलाया जाता है। डेंटल में आपका जो है कम से कम 28 दांत होना चाहिए, और दांतों की ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और दांतों के बीच दांत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद डेंटल होने के बाद आपको जो है अंधता एक होता है रोग, वो देखा जाता है। आई ब्लाइंडनेस नहीं होता जो बचपन से हो जाता है वही, तो वो देखा जाता है। उसमें आप सबसे पहले आपको किताब पढ़वाएंगे, किताब में कुछ अक्षर बने होंगे रंगीन, वो आपको पढ़ने हैं। किताब सिंपल होता है, आप आराम से उसे पढ़ सकते हो, पर कुछ तो बहुत टफ होते हैं, वो खुद नहीं पढ़ पाते, बहुत ही कठिन होते हैं। खैर ज्यादा नहीं पढ़वाते हैं, आप पूरी किताब नहीं पढ़वाते। और एक जो है एक आपको पैसेज पढ़वाते हैं, मतलब ऐसे इंग्लिश में लिखा होता है, आपको एक आंख बंद करना है, पहले एक आंख से पढ़ना है, फिर एक आंख बंद करके एक आंख से पढ़ना है, ऐसे वो पढ़ना होता है। फिर वो पढ़ने के बाद वहां पर देख लेंगे आपका कैसा स्कोर होगा, और एक जो है एक वहां पर जो रिजल्ट होगा वो क्या करेगा, साहब आपका नोट करते जाएगा कि आपका क्या क्या कैसा रहा। फिर होने के बाद फिर आपका हियरिंग होगा। तो हियरिंग में क्या होगा, दो लोग होंगे, दो में से एक जो है एक लोग आपके कान में ऐसे ऐसे करेगा, एक कागज होगा, कागज से ऐसे ऐसे करेगा, और दूसरे जो होंगे वो लगभग 6 मीटर की दूरी पर आपसे जो है पीछे 6 मीटर की दूरी पर आपसे जो है बोलेंगे, फुसफुसाएंगे आपको, नंबर बोलेंगे, वो 56 है 53 है ऐसे बोलेंगे, फुसफुसाएंगे धीरे धीरे। कुछ होते हैं कुछ सुनाई दे जाते हैं, और आपको जो है कह देंगे कि आपको तेज तेज बोलना है, स्लो स्लो नहीं, आपको बहुत तेज तेज बोलना है, जिससे वो सुन लें कि आप क्या बोल रहे हो। पीछे 6 मीटर दूरी फुसफुसाएंगे। तो हियरिंग हो जाता है, हियरिंग में वो नोट कर लेते हैं कि हमने इनसे कितने पूछे और इन्हें हमें कितने बताए। फिर हियरिंग हो गया। हियरिंग होने के बाद फिर आपका होता है एक, हम फिर वहां से ऊपर रूम में जाते हैं, वहां पर आपका सबसे पहले कान चेक होगा। कान में वैक्स वगैरह तो नहीं है, कान में वैक्स में आपको एक मशीन डाल दी जाएगी, मशीन से चेक कर लेते हैं। मशीन डाल के फिर वहां पर एक फोक्स लगा होता है बाहरी मशीन में, तो मशीन से वो देख लेते हैं अंदर इसमें कान में क्या गड़बड़ी तो नहीं है, वैक्स वगैरह तो नहीं है, दोनों कान में डाल के देखते हैं, वो मैडम होती है वो देख लेती है। फिर वो होने के बाद फिर आपका जो है चेस्ट वगैरह पे आला रखा जाएगा, चेस्ट की धड़कन वगैरह नापने के लिए कि कैसा है, धड़कन सही है कि नहीं है। फिर वो हो गया। फिर वो होने के बाद फिर आपकी आंख में जो है टॉर्च, इतनी एक्सपर्ट ही होते हैं डॉक्टर कि आंख में टॉर्च मार के देख लेते हैं आपके कॉर्निया वगैरह में कोई दिक्कत तो है या नहीं है, तो टॉर्च मार के वो देख लेते हैं, टॉर्च वगैरह से, और आंख वगैरह चलवाते हैं आपकी, इधर ऊपर नीचे करवाते हैं, जिससे वो देखी जा सके कि ये चारों तरफ देखने में सक्षम है या नहीं है। और फिर आपका होता है डीएफटी। डीएफटी में क्या होता है, आपकी नाक की हड्डी देखी जाती है कि वो टेढ़ी है या नहीं है। अगर नाक की हड्डी आपकी टेढ़ी है तो आपको वहां पॉइंट मिल जाता है, वो स्केल रख के भी देख सकते हैं कि आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है नहीं है। वो इसलिए होता है क्योंकि बाय द वे मान लो आपको ऊपर जाना है, ऊपर तो वैसे भी बाय द वे कम होता है, तो वहां पर जो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी,
क्योंकि आप नक हड्डी आपकी अगर टेढ़ी है, तिरछी है, तो सही से जो ऑक्सीजन ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर नाक में मतलब रुक रुक के जाएगी, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए वहां पे पॉइंट मिल जाता है, नाक की हड्डी देख लेते हैं वैसे ऐसे ही। फिर ये होने के बाद सारा पॉइंट लिखते जाते हैं अपनी नोटबुक पेंसिल से, वो एक व्हाइट पेपर होता है, उस पर लिखते जाते हैं, आपका नाम होगा, चेस्ट नंबर होगा, वहीं पे सारा नोट करते जाते हैं। फिर ये होने के बाद फिर आपका होता है आई वाला होता है। आई में क्या होता है, 6 मीटर दूरी पर एक बॉक्स, जैसा आपने देखा होगा जहां पर आप गए हो कहीं पे आई चेक कराने के लिए, आपने देखा व्हाइट कलर का बॉक्स लगा रहता है, उस पर ABCD का लिखा रहता है, तो वही लगा होगा 6 मीटर की दूरी पर। और फिर आपको एक जो इन्विजिलेटर होंगे वो आपकी एक आंख बंद कर लेंगे, एक आंख से देखना आपको, फिर एक और वो जो होंगे वो पेन की नेम से रखेंगे कि ये बताओ क्या लिखा हुआ है। तो भाई आपको बताना है जो लिखा हुआ है वहां पर, कहाँ लिखा तो बताना, सब लिखा हुआ है बताना होता है। तो पहले तो आपको बड़े बड़े होते हैं, वो तो आराम से पढ़ लेते, ऊपर बड़े, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, और नीचे बहुत ही छोटे छोटे लिखे होते हैं, तो नीचे वाले बहुत ही कम लोग बता पाते हैं, तो वैसे सारे बता ही देते हैं। और कोशिश करना कि बताने की, जितने ज्यादा पूछे वो बता दें, आराम से बता सकते हो उन्हें। फिर उसके बाद आई हो गया। आई होने के बाद फिर आपका थोड़ा बंद कर लीजिए, ऐसा आपका पूरा मेडिकल प्रोसेस हो जाता है। और ये मेडिकल प्रोसेस करने के बाद उनकी वो लोग जो है एक लिस्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं PSL। तो PSL लिस्ट उन बच्चों की होती है जिनने जो है उनके यहाँ से मेडिकल पास करा है, चाहे वो मेडिकली अनफिट हो या मेडिकली फिट हो। तो मेरी PSL जो है, इस बार कोरोना था इसलिए 30 अप्रैल को ना आके 31 मई को आई थी, क्योंकि इस बार कोरोना चल रहा था इसलिए थोड़ी लेट आई थी। तो 31 मई को मैंने अपनी PSL में नाम देखा, तो उसमें मेरा नाम अपीयर था, तो मैंने सोचा चलो कोई दिक्कत नहीं है, 5.5 नंबर ज्यादा है, आराम से हो सकता है। पर जैसे ही फिर उसके और एनरोलमेंट जो आती है वो हमेशा 10 जून को ही आती है, लेकिन इस बार जो है वो 9 जून को आई थी। तो जब मैंने देखा उसमें नाम, तो मेरा नाम एनरोलमेंट में नहीं था। तो एनरोलमेंट लिस्ट उनकी होती है जो बच्चे ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं। तो एनरोलमेंट में 2 प्रकार के कैंडिडेट होते हैं, एक तो होते हैं मेन कैंडिडेट जो जाने वाले हैं, और एक होते हैं स्टैंड बाय। स्टैंड बाय वो होते हैं जिनको जो है अगर वहां पर जो कैंडिडेट जा रहे हैं मेन वाले, उनमें से अगर कोई मेडिकली अनफिट हो रहा है या जिसकी अनिच्छा है, जो ज्वाइन नहीं कर चाहता है एयरफोर्स को, तो वो जो है हम स्टैंड बाय में से सपोर्ट वाले जो होते हैं, पेंडिंग वाले, उन्हें उनमें से भरा जाता है। तो वहां पर मैंने देखा तो मेरा नाम नहीं था। फिर बाद में इनके साथ एक लिस्ट और आती है, उनके साथ दी रखी होती है, बोलते हैं एडिशनल स्टैंड बाय, एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट। एक एनरोलमेंट होती है, दूसरी होती है एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट। तो एडिशनल में देखा तो मैंने एडिशनल होती है, स्टैंड बाय की होती है, तो उसमें मेरा नाम अपीयर था। मैंने कहा चलो कुछ तो है, हो सकता है वो पे इसमें। पर उनका पहले क्या था, पहले ऐसा था कि अगर आपका नाम चाहे वो PSL हो, PSL में अगर आपका नाम अपीयर है तो आप जो है ट्रेनिंग के लिए पक्के हो। आप भले ही आपकी 10 साल बाद आए, हो सकता था हो जाएगा आपका, पर इस बार ये हटा दिया गया है, जब से ऑनलाइन पेपर करते थे हटा दिया गया है कि अगर आपका PSL में नाम है और एनरोलमेंट दोनों में है तभी आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, तभी आपका जो कैंडिडेट आपका कैंसिल हो जाएगा, आपने नहीं कराए तो नहीं आपका नाम उसमें अपीयर होगा। तो ये हो गया, मेरा नाम नहीं अपीयर था। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैंने जो है आगे अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। तो स्टार्ट करने के बाद अभी फिर उसके बाद मैंने फिर बाद में उसको रोज रोज देखता रहा, CSB को जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको देखता रहा ताकि कुछ आज अपडेट आते जाएं। तो अभी कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था, उसमें उन्होंने बताया था कि अभी जो है एक इंटेक उन्होंने अभी छूट गया था कोरोना की वजह से, एक उन्होंने वैकेंसी निकाली नहीं थी, तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने रैली निकाल दी। तो रैली में क्या था, रैली में उन्होंने उठाए थे जिनकी हाई परसेंट थी इंटर में, उनको ही उठाया था। 91 से यूपी की जो थी वो 91 से 100 तक थी, मतलब जिन बच्चों के 91 से 100% तक हैं वही जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है अप्लाई तो कर सकते हो पर उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो 91 से 100 वालों का एडमिट कार्ड आया था। तो रैली वगैरह हुई, तो रैली में क्या था, उन्होंने 2 महीने, क्योंकि उनको इंटेक जल्दी भरना था, क्योंकि BLCOM सेंटर वो खाली हो चुका है, तो इसके लिए क्या हुआ, रैली वालों से वो अब खाली हो चुका है, तो रैली के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, इसलिए हर एक स्टेट में रैली निकाल दी। तो रैली निकालने के बाद अब उनका पूरा प्रोसीजर करवाया जो होता है इसमें, वही सब कुछ करवाने के बाद अब इनकी लिस्ट बनी। तो हम लोग जो है जो एडिशनल में थे वो 278 कैंडिडेट टोटल थे, 278। तो 278 में जो है अब उन्होंने क्या करा कि रैली में जो बच्चे हुए उनकी जो कट ऑफ थी वो 27 रखी, रिटर्न में 27 कट ऑफ रखी, रिटर्न में जो थी बहुत ही कम कट ऑफ रखी, जबकि इसमें जो सेकंड वाली थी 43 गई थी, इसके पीछे बहुत ही कम थी। तो 27 और हम लोग जो अभी आए थे वो ये समझ लो रैली वाली कैंडिडेट के साथ ही है, क्योंकि मेरी जो एनरोलमेंट बनी है वो रैली वालों के साथ ही बनी है, उनके साथ ही, मतलब उनकी 27 थी और मेरी 33.5 थी। तो उनके हिसाब से ये है कि हमने जो है रैली वाला टेस्ट दिया उसके हिसाब से बनी है, हम 218 कैंडिडेट थे टोटल उनकी। तो वहां पर इंटेक पूरा नहीं हो रहा था, रैली में टोटल बच्चों ने पास करा था लगभग 3500 बच्चों का लगभग नाम था जो PSL में थे, लेकिन बच्चों ने कम PSL में सारे बताया था, हमने पहले आपको बता चुके हैं कि PSL में जो होता है वो मेडिकली फिट अनफिट दोनों ही होते हैं।
लेकिन तो पूरे जो फिट थे वो लगभग 2500 कैंडिडेट थे। तो अब उन्हें चाहिए लगभग 4000 चाहिए दोनों मिला के, तो 4000 तो बन नहीं रहे थे। तो उन्होंने क्या करा कि 278 जो हम लोग बचे थे उनमें से उन लोगों को इसमें से भर लिया। तो पूरी एनरोलमेंट बन गई और वो एनरोलमेंट जो है अभी 25 जनवरी को जो है प्रकाशित हुई थी। तो उसमें मेरा भी नाम अपियर था। तो 6 तारीख को मेरा जो उसमें 6 तारीख को मेरा ज्वाइन है। सबसे पहले हमें ESC पे जाना है, फिर वहां से जो है फिर वेलकम के लिए रवाना। तो ये था पूरा प्रोसीजर। तो सबसे पहले मैं जो है सब जितने भी टीचर हैं जिन्होंने मुझे बहुत ही मेहनत से पढ़ाया, मेरे हमेशा साथ खड़े रहे, तो उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। पूरा श्रेय जो है यहाँ के CFS के टीचरों को ही जाता है, और जो मुझे जो है हर एक मोड़ पर मोटिवेट करते रहे और मेरे साथ खड़े रहे। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपने देखा कि हिमांशु ने क्या पूरा प्रोसीजर फॉलो करी है, तो इसी तरीके से आप लोग भी कंटिन्यूअस मेहनत करते रहिए। क्योंकि देखिए अगर आपको सक्सेस गेन करनी है तो इसके लिए एक ही आपके पास उपाय है, मेहनत हमेशा करते रहिए और कभी भी अपना मोटिवेशन खोइए मत। आप देखिए कि आपने स्टार्टिंग कहाँ से की थी और आज आप किस पोजीशन पे हैं। तो हमेशा मोटिवेट होते रहिए, अपने आप को खुद मोटिवेट करिए और कंटिन्यूअस मेहनत करते रहिए, सक्सेस गेन करते रहिए। फिर हम आपको दोबारा हिमांशु से मिलाएंगे इनकी ज्वाइनिंग के बाद में, जब ये ट्रेनिंग से लौटेंगे। फिर तब तक आप सभी चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।